हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनिशियल थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल के बारे में। आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों के साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट बिजनेस साइकिल। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिजनेस साइकिल डिस्कस किया था। तो अंडर द टॉपिक ऑफ बिजनेस साइकिल हम लोगों को थियरीज भी पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहली थियरी जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दैट इज द कीन्स थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल। कीन्स थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल की बात करें तो आपको यहाँ पे क्या देखना है। सबसे पहले यू नो अबाउट बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होता है आपको पता है। अब वहां से बिजनेस साइकिल क्या होता है हम उनके उसके कॉन्सेप्ट्स लेंगे, और साथ में कीन्स कीन्स के बारे में आप लोगों ने आई होप पढ़ा होगा। हम उन दोनों के कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर यहाँ पे कीन्स थियरी को समझेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बिजनेस साइकिल की बात करूं तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में क्या बताया था। बिजनेस साइकिल में हम लोग क्या देखते हैं, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस देखते हैं। ठीक है, ग्रोथ में आपकी नेशनल इनकम में जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं ओवर टाइम, हम वो कहाँ देखते हैं, बिजनेस साइकिल के अंदर। तो हमारा इस तरीके से ग्राफ बनता है जहां पे हमारा एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, दिस इज एक्सपेंशन। फिर एक जगह आकर पीक बनेगा, और पीक के बाद क्या होना स्टार्ट होगा, कॉन्ट्रेक्शन। और फर्दर हम एक लास्ट में पॉइंट में आएंगे जिसको हम बोलते हैं ट्रफ। अब कीन्स ने ये पूरा जो बिजनेस साइकिल है वो समझाया बाय यूजिंग इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, तो इफेक्टिव डिमांड सबसे पहले कीन्स ने क्या वर्ड यूज किया, इफेक्टिव डिमांड। कीन्स ने बिजनेस साइकिल को समझाने के लिए जो दूसरी टर्म यूज की दैट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, MEC। उन्होंने कीन्स ने ये यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम एक एक्सपेंशन के साथ इनको लिंक करेंगे कि जब एक्सपेंशन होता है तब इफेक्टिव डिमांड और MEC को हम देखेंगे। और दूसरा हमें क्या करना है, हमें कॉन्ट्रैक्शन के साथ भी MEC और इफेक्टिव डिमांड को देखना है। बेसिकली हमने क्या किया, कीन्स के जो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नंबर वन इज द इफेक्टिव डिमांड एंड नंबर टू इज द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। हमने उन दोनों को लिंक करना है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के साथ, जो दो मेन स्टेजेस है किसकी, बिजनेस साइकिल की। ठीक है, आई होप आपको रफ आइडिया समझ आ रहा होगा कीन्स की बिजनेस साइकिल थियरी हम कैसे देखेंगे। अब जब हम कीन्स की बिजनेस साइकिल थियरी की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, सबसे पहले इफेक्टिव डिमांड के बारे में। तो आप लोग जहां पे भी बैठे हैं प्लीज नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखवा दूं इफेक्टिव डिमांड की। ये जो डेफिनेशन है ये एज पर कीन्स थियरी है। इफेक्टिव डिमांड इज द डिमांड एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, एज पर कीन्स इफेक्टिव डिमांड क्या है, इट इज, प्लीज नोट डाउन, इट इज द डिमांड एट इक्विलिब्रियम। और कीन्स की आप लोगों को याद होगा, ठीक है, मैंने आपको शायद डायरेक्टली कीन्स नहीं पढ़ाया, लेकिन हम लोगों ने फिस्कल पॉलिसी पढ़ा, हमने मॉनिटरी पॉलिसी पढ़ा। आप लोगों को इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप वाली अगर डायग्राम याद होगी तो हम लोग क्या बोलते थे वहां पे, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I+G, यही बोलते थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिमांड एट इक्विलिब्रियम। डिमांड कब इक्विलिब्रियम में होती है, जब एग्रीगेट डिमांड और आपका लेवल ऑफ इनकम क्या होता है, बराबर होता है। मैंने आपको लिखवाया भी था वहां पे कि लेवल ऑफ इनकम और जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर होता है जहां पे वो इक्वल होता है, एट दैट टाइम हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो जब हम अकॉर्डिंग टू कीन्स इफेक्टिव डिमांड को एक्सप्लेन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इट इज द डिमांड एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इट इज द लेवल ऑफ
एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि याद रखना जो किनीशियन इकोनॉमिक्स है वो डिमांड साइड इकोनॉमिक्स है, ठीक है। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है वहां पे हम सप्लाई साइड पे फोकस करते हैं, लेकिन जो जब हम किनीशियन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, डिमांड साइड इकोनॉमिक। इट इज द लेवल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। लेवल ऑफ, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड लिख लो, ब्रैकेट में ऑल गुड्स एंड सर्विसेज लिख लो, क्योंकि जब हम कीन्स की बात करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड को हमें मेंशन करना होता है, क्योंकि उनकी टर्मिनोलॉजी है डिमांड एट गुड्स एंड सर्विसेज दैट इक्वल्स एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो Y जो है, Y बेसिकली आपका बताता भी क्या है, टोटल आउटपुट ही बताता है, ठीक है। जब मैं आप लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ाऊंगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 मेथड्स होते हैं, जहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, एक जगह टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट दैट इज टोटल आउटपुट, इट इज इक्वल टू टोटल इनकम। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड दैट इक्वल्स एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई क्या है, जो टोटल आउटपुट प्रोडक्शन है इकोनॉमी में, ठीक है। टोटल एग्रीगेट सप्लाई को आप ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, टोटल सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, इन टाइम, क्लियर। दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर मार्केट क्लियर्स। मार्केट क्लियर्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ ये वो पॉइंट है जहां पे ऑटोमेटिकली डिमांड और सप्लाई क्या हो जाती है, बराबर। दिस इज द पॉइंट वेयर मार्केट क्लियर्स। और याद रखना जब भी हम बोल रहे हैं मार्केट क्लियर, इसका मतलब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर सोल्ड आउट हो जाएगा। तो इफेक्टिव डिमांड की डेफिनेशन आई होप आप लोगों ने नोट की होगी, ठीक है, प्लीज कर लेना नोट। अब यहाँ पे आपको पता चल गया व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड। अब मैं आपको एक बार मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के बारे में भी बता दूं, उसके बाद आप लोगों के लिए मॉडल में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको समझने में। जब हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की बात करते हैं, बेसिकली होता क्या है, जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट आप क्यों करते हैं, बिकॉज आप कुछ इनकम अर्न करना चाहते हैं, यू वांट कि आप क्या करें, आप रिटर्न्स अर्न करें, ठीक है। रिटर्न्स अर्न करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या बोला, इन्वेस्टमेंट के लिए रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एमईसी को जब हम बोलते हैं, बेसिकली मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है क्या, ये यही जब एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की बात हो रही है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। क्या बोलोगे, इट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैट अ बिजनेस एंटीसिपेट, क्योंकि अभी हुआ नहीं है, अभी वो सिर्फ सोच रहा है कि हाँ, अगर मैं इस प्रोजेक्ट पे पैसा डालूंगा तो मुझे इन फ्यूचर इतना क्या मिलने वाला है, रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैट अ बिजनेस एंटीसिपेट्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन अ investing in an additional unit of capital, ठीक है। यूनिट ऑफ कैपिटल आपका कुछ भी हो सकता है, नई मशीन हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है, एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल। तो अब आपको एमईसी के बारे में पता चल गया, ठीक है, लिख लेना डेफिनेशन। अब आपको किसके बारे में पता चल गया, इफेक्टिव डिमांड के बारे में पता चल गया। लेकिन हमारा यहाँ पे काम इफेक्टिव डिमांड और एमईसी को डिफाइन करना नहीं था। मैंने ये क्यों किया, बिकॉज जब कीन्स की थियोरी की हम बात करते हैं तो कीन्स क्या करते हैं, कीन्स ने अपनी थियोरी, ठीक है, बिजनेस साइकिल की थियोरी को एक्सप्लेन किया बाय यूजिंग दीज टू कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो कीन्स ने क्या बोला, कीन्स ने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, एमईसी को देखेंगे। लेकिन जब भी, ठीक है, ध्यान से सुनना, आप बेसिकली थियोरी स्टार्ट होगी,
जब भी क्या होगा, हमें इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए यू नीड लोन। अब इन्वेस्टर कब लोन लेगा, जब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कम होगा। मतलब इन्वेस्टमेंट और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है। और जब भी इन्वेस्टमेंट की जाती है तो क्या देखा जाता है, इन्वेस्टमेंट के टाइम MEC देखा जाता है, दैट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल देखा जाता है कि अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे उससे कितना रिटर्न मिलने वाला है। अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, जहां पे भी बैठे हैं प्लीज जोर से बोलना। अगर मैं आपसे पूछ रही हूं कि अगर मैं आपको लोन दे रही हूं 15% पे, 15% आप लोग मुझे क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे लोन के ऊपर, और जिस प्रोजेक्ट के लिए आप लोन ले रहे हो मेरे से, वो कब लोगे, जब आप लोग क्या एक्सपेक्ट करोगे कि MEC आपकी 14% होगी या 18% होगी, आप लोग सोच के बताइए। आप लोग क्या सोचेंगे, आप बोलेंगे कि मैम इट इज 18%। ठीक है, क्यों 18%, क्यों, क्योंकि लोन जो है, लोन तो आपने मुझे रीपे करना है, इंटरेस्ट आपने मुझे देना है। लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम MEC की बात करते हैं, तो MEC क्या है, MEC इज द रिटर्न जो आपको मिलेगा। तो आप हमेशा चाहेंगे कि आपको रिटर्न ज्यादा मिले। तो इसका मतलब आप लोगों ने यहां से कंक्लूड किया कि जब भी MEC ग्रेटर देन होगा योर इंटरेस्ट रेट, क्या होगा उस समय, उस समय इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रॉफिटेबल। क्योंकि जो मुझे रीपे करना है उससे ज्यादा मैं कमा लूंगी, कहने का तो यही मतलब हुआ। इसका मतलब अगर ये सिचुएशन होगी तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, प्रॉफिटेबल होगी। एक्सपेक्ट किया जाएगा कि इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रॉफिटेबल बिकॉज द रिटर्न ऑन कैपिटल, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल दैट इज MEC इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी टू फाइनेंस इट। ठीक है, बोरोइंग मनी की कॉस्ट क्या है, दैट इज इंटरेस्ट रेट। और उसी तरीके से अगर MEC लेस देन इंटरेस्ट रेट हो, अगर MEC लेस देन इंटरेस्ट रेट हो तो क्या इट इज प्रॉफिटेबल और नॉट। ठीक है, MEC अगर लेस देन इंटरेस्ट रेट होगा तो वहां पे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना क्या हो जाएगा, अनप्रॉफिटेबल। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा, प्रॉफिटेबल। ठीक है, एक बार फिर से मैं आप लोगों को बिजनेस साइकिल दिखा देती हूँ। बिजनेस साइकिल जब आप लोग देखते हैं, हम यहाँ पे हैं, तो आप लोग मुझे बताइए, अभी यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है। जब ये एक्सपेंशन की स्टेज है तो इन दोनों में से कौन सा रिलेशन होना चाहिए, MEC ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए या MEC लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। तो आप बोलेंगे MEC ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके पीछे का रीजन है, रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है कि यहाँ पे जो आपका फर्म है उसको लग रहा है कि अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे लिए क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा। जैसे ही उसको लग रहा है कि मेरे लिए इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल होगा तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेगा और मार्केट में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और मैंने आपको जब कल बिजनेस साइकिल पढ़ाया था, मैंने आपको क्या बोला था, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी। और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर इफेक्ट से क्या होगा, इनकम बढ़ेगी। ठीक है, मल्टीप्लायर इफेक्ट से इनकम भी इंक्रीज होगी। और साथ में यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ी। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो यहाँ पे इम्प्लॉय वर्कर्स चाहिए, तो इम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज। इम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से क्या होगा, ये लोग जो जो जॉब्स कर रहे हैं, अब इनको क्या मिलने वाला है, इनके लिए इनकम बढ़ेगी। जब इनकी इनकम बढ़ेगी तो मार्केट के अंदर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, और प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, ठीक है, और सप्लाई और डिमांड जब इक्विलिब्रियम में आएगी तो अल्टीमेटली इफेक्टिव डिमांड की बात करेंगे हम यहाँ पे।
एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो जाएगा फर्म के लिए टू इन्वेस्ट। ये फर्दर प्रोडक्शन बढ़ाएगी क्योंकि पीपल आर डिमांडिंग। प्रोडक्शन बढ़ेगी, वापिस से होल साइकिल होगा और इकोनॉमी में हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन होगी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर एक्सपेंशन का ये पूरा प्रोसेस समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी, प्लीज वो वीडियो भी देख लीजिए और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आया कि यहाँ पे एक्सपेंशन फेज के लिए क्या कैसे समझाया कीन्स ने। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन फेज है जो पूरा आपको यहां से समझ आएगा। क्लियर, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब यहाँ पे जब भी आप एक्सप्लेन करेंगे तो प्लीज आपको नोट क्या करना है, आपको यहाँ पे एमईसी की टर्म यूज करनी है, आपको इफेक्टिव डिमांड की टर्म यूज करनी है, आपको मल्टीप्लायर की जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी एक्सपेंशन फेज से कॉन्ट्रेक्शन का फिनोमिना भी समझाया किसने, कीन्स ने। अब ये कैसे समझाया ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पे आइए इनकम इंक्रीज की। ठीक है, मैं यहां से आगे इसको समझाने लगी हूं कि अब हम एक्सपेंशन से कॉन्ट्रेक्शन में कैसे जा रहे हैं एज पर कीन्स। इनकम बढ़ी, जब इनकम बढ़ रही है लोग क्या कर रहे हैं, लोग मनी डिमांड कर रहे हैं, खर्चने के लिए पैसा चाहते हैं ना वो, तो मनी डिमांड बढ़ेगी। जब मनी डिमांड बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर बंदे को पैसा चाहिए बट मनी सप्लाई इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है, बिकॉज मनी सप्लाई जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया के केस में नॉर्मली सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, और मनी सप्लाई कांस्टेंट है। और अगर हम बोले मनी डिमांड इंक्रीज कर गई, ठीक है, तो मनी डिमांड के इंक्रीज करने से क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, ये डायग्राम मैंने आप लोगों के साथ फिजिकल पॉलिसी वाली क्लास में डिस्कस की थी। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा तो इन्वेस्टमेंट का क्या रिलेशन बताया मैंने, इन्वेस्टमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब यहां से इन्वेस्टमेंट कम होगी, जब इन्वेस्टमेंट कम होगी, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक तो इन्वेस्टमेंट कम होगी तब क्या होगा, अनप्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे। और यहां से भी एमईसी को हम लिंक कर सकते हैं, कैसे लिंक कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है बट एक्सपेक्टेशन है कि अब एक प्रोजेक्ट से आप लोगों को कितना कितनी कितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे एमईसी क्या हो जाएगा, लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट्स क्या हो जाएंगे, अनप्रॉफिटेबल। जब आपके प्रोजेक्ट्स अनप्रॉफिटेबल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से एमईसी फॉल हो जाएगी, और हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड कॉजेज डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, कॉजेज डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट डिमांड। और जैसे ही यहाँ पे जब बिजनेसमैन को लग रहा है कि मेरे लिए इन्वेस्ट करना अनप्रॉफिटेबल है तो वो क्या करेगा, वो पेसिमिस्ट हो जाएगा, अब वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेसिमिज्म। और मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कॉन्ट्रेक्शन के टाइम क्या हो जाता है, पेसिमिज्म। जब बिजनेस मैन इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता तो इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे जॉब्स भी लोगों को नहीं मिलेगी। अब अब देखिए, जब हम बोल रहे हैं कि इकोनॉमी में लोगों को जॉब्स नहीं मिलेगी, ठीक है, पेसिमिज्म मतलब इनकम ऑफ हाउस होल्ड कम हो जाएगा क्योंकि पीपल आर नॉट गेटिंग जॉब्स।
जब लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, पैसा नहीं आएगा, इनकम नहीं आएगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी। और यहाँ पे जो मेजर कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का, दैट इज कंजप्शन, जो फॉल करेगा। आप लोगों को पता है ना, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। तो यहां से एग्रीगेट डिमांड जैसे ही कट होगी, फर्म्स क्या करेंगी, फर्म्स विल फर्दर कट प्रोडक्शन। फर्म्स क्या करेगी, विल कट प्रोडक्शन। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट फॉल कर रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम भी बता देती हूँ इसके। दिस इज योर इन्वेस्टमेंट, दिस इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एमईसी। पहले आप आर नॉट, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या कर रहे हो, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट में आई नॉट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इसको डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझना। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए, ठीक है, जैसे अभी हमने देखा क्या होगा, मनी डिमांड इंक्रीज करेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा, राइज करेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका आर 1 हो जाए तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, आई आई नॉट से आई नॉट डैश। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, पहले आप इतना इन्वेस्ट कर रहे थे, नाउ इन्वेस्टमेंट इतना हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी में कांस्टेंट रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या रहे, यही वाला आर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ेगी। तो हमारी इन्वेस्टमेंट कर्व शिफ्ट करेगी। अगर आप चाहते हैं कि हम उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करें, तो अब यहाँ पे हम कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे। तो इसका मतलब आप आई नॉट कर्व से आई वन कर्व में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, इवन आप जब आहूजा में ये देखेंगे तो आपको ये वाली डायग्राम दिखेगी। इसका मतलब क्या है, उन्होंने ये वाला स्टेप नहीं दिखाया। ठीक है, ये स्टेप क्या बोल रहा है कि मनी डिमांड इंक्रीज की, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ। ठीक है, आप अगर यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अब आप यहाँ पे चलेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट रहे, तो हम लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, हमारी पूरी कर्व ही शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगी, आई नॉट से आई वन में। क्लियर? यहां तक क्लियर? तीसरा कॉन्सेप्ट जो किसने बताया, कीन्स ने, उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को इन्होंने दो तरीके से यूज किया। नंबर वन, जब इन्होंने क्या बोला कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, इनकम आपकी मल्टीपल टाइम्स में क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, अब इनकम में कितना चेंज आएगा, इसको किंग्स ने क्या बोला, इन्होंने बोला चेंज इन इनकम क्या होगा, इट इज इक्वल टू डेल्टा आई इंटू 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, ये क्या है, इट इज योर मल्टीप्लायर। ठीक है, मैंने मल्टीप्लायर अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो प्लीज जाकर देख लेना। ठीक है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई इंटू 1/1 माइनस एमपीसी, दिस इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ये तो नॉर्मल मल्टीप्लायर है, बट कीन्स ने यहाँ पे एक और मल्टीप्लायर एक्सप्लेन किया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, यहां वाले में वापिस आइए। यहाँ फर्स्ट वाले में कीन्स ने यहाँ क्या बोला, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रही है तो इनकम और तेजी से इंक्रीज करेगी। लेकिन जब हम किसकी बात करेंगे, जब हम रिवर्स मल्टीप्लायर की बात करेंगे, तब हम क्या बोलते हैं, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट फॉल करेगी तो आपकी क्या करेगी, आपकी इनकम और तेजी से फॉल करेगी। ठीक है, इसको आप समझ भी सकते हो, फॉर्मूला सेम। ठीक है, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, लेकिन इसको आप समझ कैसे सकते हो, लेट से इन्वेस्टमेंट फॉल की, जब आपकी इन्वेस्टमेंट फॉल करेगी, इनकम फॉल की। लेट से आप मेरी जॉब चलेगी, ठीक है, किसी फर्म में इन्वेस्टमेंट कम हुई और मेरी जॉब चलेगी। जब मैंने जॉब लूज की, मेरी इनकम कम हुई। लेकिन जब तक मैं पैसा कमाती थी, मैं घर के बाहर निकली, ठीक है, मैं वेजिटेबल वेंडर के पास जाती हूँ, उससे जब सामान लेती थी, उसकी इनकम बढ़ती थी, क्योंकि मैं उससे सामान ले रही थी। अब
वेजिटेबल वेंडर के अलावा मैं किसी रेस्टोरेंट में जा रही थी, वहां पे मैं स्पेंड कर रही थी, तो जो वहां पे भी लोगों का पैसा बढ़ रहा था, ठीक है, रेस्टोरेंट ओनर का पैसा बढ़ रहा था, बिकॉज आई एम स्पेंडिंग। लेकिन अगर अब मेरी इनकम कम हुई तो मैं रेस्टोरेंट पे जाना बंद करूंगी, सब्जी वाले के पास जाऊंगी, कम जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है, कहाँ से जाऊंगी। तो मैंने तो आपको दो बंदों की इनकम बताई जो अभी इस केस में कम हुई। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होने से आप क्या देखेंगे, मल्टीपल पीपल की इनकम क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज नोन एज रिवर्स मल्टीप्लाई। क्या बोलेंगे आप इसको, रिवर्स मल्टीप्लायर। ठीक है। तो यहाँ पे कीन्स का, जब हम कीन्स की बात करेंगे तो कीन्स में हमें क्या समझ आया, कीन्स की थियोरी में हमें क्या समझ आया, कीन्स ने क्या बोला। सबसे पहले उन्होंने बोला कि जब भी आपका एमईसी ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशन होगा। बिजनेस साइकिल में जो आपको एक्सपेंशन दिख रहा है वो क्यों दिखता है, बिकॉज एमईसी ग्रेटर देन योर रेट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन होती है। दूसरा, इन्होंने क्या बोला, जैसे ही एमईसी लेस देन आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वहां पे आपका क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा। ठीक है। और तीसरा, मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से आप एक्सपेंशन से कॉन्ट्रेक्शन वाले फेज में मूव करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जब हम एक्सपेंशन से कॉन्ट्रेक्शन के फेज में आए तो हम लोगों ने क्या देखा, हम यहाँ पे एक्सपेंशन में थे, एक्सपेंशन से कॉन्ट्रेक्शन में आए, आपको समझ आ गया। अब यहाँ से हमें वापस भी तो रिवाइव करना है। अब कीन्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रिवाइवल कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर रिवाइवल या एक्सपेंशन के लिए कीन्स ने क्या बोला कि रिवाइवल ऑफ एमईसी चाहिए। ठीक है, कि जो आपका बिजनेसमैन है उसको ये लगना चाहिए कि मैं क्या करूंगा, मैं इन द लॉन्ग रन फिर से क्या करूं, प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर दूंगा, जो मेरा रेट ऑफ रिटर्न होगा वो ज्यादा होने वाला है इन फ्यूचर, इस तरीके से उसको लगना चाहिए। अब यहाँ पे कीन्स ने क्या बोला कि रेस्टोरेशन ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप ये सोचेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कम कर लें और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, आप लोगों ने अगर लिक्विडिटी ट्रैप पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, लेकिन मैं लिक्विडिटी ट्रैप में आज की क्लास में नहीं जाऊंगी। तो कीन्स ने क्या बोला, जब भी हम इकोनॉमी में एक्सपेंशन की बात करेंगे तो क्या चाहिए, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल चाहिए। बिजनेसमैन को लगना चाहिए कि एमईसी जो है वो इंक्रीज करने वाला है। जैसे ही बिजनेसमैन को ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं अब नई इन्वेस्टमेंट से और रिटर्न अर्न करूंगा, तो वो क्या करेगा, वो अल्टीमेटली क्या करेगा, वो अल्टीमेटली और इन्वेस्ट करेगा। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजों में किंग्स ने बात की। नंबर वन, उन्होंने बोला कि जब भी हम एक फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री में बहुत सारी मशीन्स हैं। अब फैक्ट्री में जो मशीन्स है उन्होंने डेप्रिशिएट होना ही होना है। ठीक है, उनको खराब होना ही होना है। जब भी ड्यूरेबल एसेट्स की बात कर रहे हैं, मशीन की बात कर रहे हैं, जब मशीन खराब होगी उसके बाद जो आपका फैक्ट्री ओनर है उसको पता है कि अगर मैं नई मशीन लाऊंगा तो मेरे को क्या होगा, मुझे नई मशीन प्रॉफिट अर्न करके देगी। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज तो मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे वो क्या देखेगा, नंबर वन, द टाइम नेसेसरी फॉर वियरिंग आउट ऑफ ड्यूरेबल कैपिटल एसेट, जिसको आप डिप्रिसिएशन कहते हैं। दूसरा, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, इकोनॉमी में प्रोडक्शन क्यों रुकती है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रोडक्शन कम क्यों हो रही है, बिकॉज अभी क्या है, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। ठीक है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, इकोनॉमी में प्रोडक्शन बहुत है। ठीक है, तो ये सप्लाई को, जब सप्लाई खत्म हो जाएगी, इसका मतलब आप देखते होंगे मार्केट में क्लियरेंस सेल लग रही है। क्लियरेंस सेल क्यों लगाती है कंपनी, बिकॉज क्लियरेंस सेल के बाद क्या होता है, क्लियरेंस सेल के बाद इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, ये जो एक्सेस सप्लाई है वो वाइप आउट हो जाएगी।
एक्सेस सप्लाई विल वाइप आउट। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका एंटरप्रेन्योर है वो क्या देखेगा, दूसरा फैक्टर, टाइम रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्ब द एक्सेस स्टॉक्स। ठीक है, जो कब बच गया था, जो एक्सपेंशन फेज में, एक्सपेंशन में फुल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन हो रहा था, तो यहाँ पे क्या दूसरा फैक्टर देखा जा रहा है, टाइम रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्ब द एक्सेस स्टॉक्स ऑफ गुड्स लेफ्ट ओवर द बूम। अब जैसे ही सप्लाई, जो एक्सेस सप्लाई है वो खत्म हो गई इकोनॉमी में, एक्सेस सप्लाई खत्म हो गई तो क्या हो जाएगा, अब अब यहाँ पे जो आपका एंटरप्रेन्योर है, अब उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन करेगा जब वो, तो अल्टीमेटली वापस से एक्सपेंशन का फेज आएगा। यहाँ पे उसको क्या चाहिए, वर्कर्स चाहिए। वर्कर्स को जब वो हायर करेगा, दे विल गेट एम्प्लॉयमेंट। जब वर्कर्स आपके एम्प्लॉयड हो जाएंगे तो इनकम मिलेगी इनको, इनकम मिलेगी, दे स्टार्ट डिमांडिंग, तो एग्रीगेट डिमांड होगा। फर्दर जो आपका एंटरप्रेन्योर है उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इकोनॉमी के अंदर और प्रोडक्शन करना चाहिए। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली वापिस से आपका पूरा एक्सपेंशन का फेज होगा। और आप जानते हैं कि एक्सपेंशन से कॉन्ट्रेक्शन का फेज कैसे होगा, जब इकोनॉमी में प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर रहा है, और जब इनकम इंक्रीज कर रहा है, तो यहां से एक और फेज क्रिएट हो रहा है जहां पे पीपल आर स्टार्टिंग डिमांडिंग मोर मनी। मनी डिमांड इंक्रीज करेगी, मनी डिमांड जैसे ही इंक्रीज करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा, इन्वेस्टमेंट फॉल करेगा, और कॉन्ट्रैक्शन की तरफ हम मूव करेंगे। तो कीन्स ने अपनी थियोरी में पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जब भी हम बिजनेस साइकिल की बात करते हैं, तो बिजनेस साइकिल में हम लोग क्या बोलते हैं कि सबसे पहले जैसे जैसे आपका बिजनेसमैन को लग रहा है कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो इन्वेस्ट करेगा, तेजी से इन्वेस्ट होता जाएगा। एक टाइम पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ जाएगा, जिसको आप क्या बोलेंगे, पीक। पीक में क्या है, पीक के टाइम सप्लाई ज्यादा हो गई है डिमांड से, तो अब यहाँ पे आपके एंटरप्रेन्योर के पास कोई इंसेंटिव नहीं है इन्वेस्ट करने का, तो हम कॉन्ट्रेक्शन फेज में जा रहे हैं। करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे कॉन्ट्रेक्शन का मिनिमम पॉइंट आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्राफ। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज भी समझ आएगी, इस पॉइंट पे जिसको हमने बोला कॉन्ट्रेक्शन में मिनिमम पॉइंट आ जाएगा, जिसको आपने ट्रफ बोला, यहाँ पे जो एक्सेस सप्लाई है जो हमारी कहाँ पे हुई थी, पीक टाइम पे, एक्सपेंशन टाइम पे, वो सारी क्या हो रही है, वाइप आउट। अब जब वाइप आउट हो रही है तो सप्लाई लेस देन डिमांड है। अब यहाँ पे आपका जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करेगा, वो प्रोडक्शन को स्टार्ट करेगा, और हम यहाँ से रिवाइवल की तरफ जाएंगे। ठीक है, और फिर जैसे ही आप एक्सपेंशन में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आओगे, आप यहां से डाउनफॉल पे जाओगे, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, और ये पूरा साइकिल चलता रहेगा। क्लियर। तो जब भी आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, किसको, इनिशियल थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल, तो आपने यही पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, कि किस तरीके से सॉरी, किस तरीके से आप एक्सपेंशन से कहां पे आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन की तरफ आ रहे हैं। क्लियर। अब ये था आपका कीन्स थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल। अब यहाँ पे जब हम कीन्स थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल की बात करेंगे, तो इसके भी सेवरल क्रिटिसिज्म हमें मिलते हैं। नंबर वन, अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड में हम लोग क्या बोलते हैं, C+I+G। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने दो चीजों पे बात की। बट जब आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करेगा, आप इवन मेंशन कर भी सकते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, क्योंकि कीन्स ने क्या बोला, कीन्स की जो थियोरी थी वो आई ग्रेट डिप्रेशन के टाइम। अब कीन्स ने गवर्नमेंट का रोल लाया, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे कीन्स का बहुत ज्यादा फोकस रहा। इन्होंने क्या बोला, क्राउड, इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी रिसेशन से बाहर आने के लिए। अब यहाँ पे जो क्रिटिक्स थे उन्होंने क्या बोला, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इन्होंने बोला जब आपकी गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, इसका मतलब मनी डिमांड बढ़ रही है, मनी डिमांड बढ़ेगी,
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा तो जो आपका प्राइवेट इन्वेस्टर है उसके पास क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम इंसेंटिव बचेगा, तो आप वो इन्वेस्टमेंट को कम करेगा। मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉल करेगी। जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉल करेगी तो हम इसको क्या कहेंगे, इट इज क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अब यहाँ पे क्रिटिक्स ने बोला ही ये कि यहाँ पे जब भी रिसेशन होता है हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बूस्ट हो, लेकिन जैसे ही आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो उसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं बाहर आ जाती है। द रीजन बीइंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करता है। क्लियर। नंबर 2, अगर पॉइंट की बात करें तो लिमिटेड इफेक्टिवनेस इन इन्फ्लेशनरी पीरियड। ठीक है, इन पॉइंट्स को लिख लेना, ये आहूजा में नहीं दिए हुए हैं, आप इनको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। लिमिटेड इफेक्टिवनेस इन इन्फ्लेशनरी पीरियड। अब जो कीन्स की पॉलिसीज है, ठीक है, यहाँ पे जो आपके क्रिटिक्स है उन्होंने बोला जो कीन्स की पॉलिसीज है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती अगर इन्फ्लेशनरी पीरियड्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कीन्स ने फोकस किया कि हमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए अगर हम कॉन्ट्रेक्शन के फेज में है। लेकिन कॉन्ट्रेक्शन में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाया, ठीक है, समझ आया, बट यहाँ से जब भी एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा प्राइस लेवल भी राइज करेगा, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रहा है, और जब भी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करता है तो प्राइस लेवल इंक्रीज करते हैं, तो जो बेनिफिट होना चाहिए था वो नहीं होगा। ठीक है। नंबर 3, गवर्नमेंट टाइमिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे क्रिटिक्स ने बोला कि जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है, यहाँ पे उसकी एक एक्यूरेट टाइमिंग होती है कि किस, बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं जब हम किसकी बात करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट टाइमिंग पे फोकस की कोई भी बात नहीं की गई कीन्स के द्वारा। ठीक है, अगर यहाँ पे जो आपकी पॉलिसीज है वो नहीं प्रॉपरली एडजस्ट की गई, उसको टाइम नहीं मिल गया, जो उसके लिए इकोनॉमिक कंडीशंस चाहिए अगर वो हमें नहीं मिली, तो इट इज नॉट बेटर कि यहाँ पे जो हम कॉन्ट्रेक्शन फेज से निकलना चाहते हैं वो पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्रिटिक्स ने और क्या बोला, क्रिटिक्स ने बोला कि जब हम कीन्स की पॉलिसीज की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ओवर रिलायंस ऑन गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आप लोगों को पता भी होगा कीन्स ने बहुत ज्यादा फोकस किया फिस्कल पॉलिसी पे, और फिस्कल पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ओवर रिलायंस है किस पे, गवर्नमेंट इंटरवेंशन में। ठीक है, लास्ट यहाँ पे कीन्स ने क्या बोला कि सॉरी कीन्स ने बोला सॉरी क्रिटिक्स, हाँ सॉरी हम क्रिटिसिज्म बोल रहे हैं, तो क्रिटिक्स ने क्या बोला कि यहाँ पे डिफिकल्टी होती है इन मेजरमेंट। इसका मतलब क्या है, जब हम किनेशियन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, कीन्स की थियरीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे कीन्स बोलते हैं कि एनिमल स्पिरिट की बात करते हैं, इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस की बात करते हैं कि बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस हो, बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस हो, इन सबको क्वांटिफाई करना इट इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। आप कैसे इन चीजों को क्वांटिफाई कर सकते हो, तो यहाँ पे क्रिटिक्स ने बोला कि दीज आर द प्रॉब्लम जो किसके साथ है, कीन्स की थियरी के साथ है। ठीक है, तो दिस इज द कीन्स थियरी जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप जब भी आप राइट अप लिखेंगे तो आपको फोकस किस पे रखना है, नंबर 1 जब भी आप लिखेंगे, ठीक है, तो इंट्रो में आप बिजनेस साइकिल से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस साइकिल से आप स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उसी इंट्रो को आप लिंक करते हुए कीन्स के बारे में बता सकते हैं कि इन्होंने अपनी बिजनेस साइकिल की थियरी में एमईसी और किसके बारे में बताया,
डिमांड के बारे में बताया, इफेक्टिव डिमांड के बारे में। देन आप इसको बता सकते हैं एमईसी से लिंक करके, ठीक है, क्योंकि जब भी आप एमईसी से पॉइंट वाइज बताते जाएंगे कि एक्सपेंशन में क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन में क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप लोग इफेक्टिव डिमांड को भी लिंक करेंगे। और क्रिटिकल एग्जामिनेशन को ध्यान से देख लेना, ठीक है, क्लियर, ठीक है। और मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बोला था कि यहाँ पे जब हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हम कीन्स जब सॉरी जब हम बिजनेस साइकिल की बात करते हैं, 2021 में एक क्वेश्चन आया था बिजनेस साइकिल से। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। आप लोगों ने देखा देखा है या नहीं, ठीक है। जिन्होंने नहीं भी देखा, मेरे पास पेपर है, एक सेकंड सिर्फ। इवन जो 2021 का पेपर है उसपे क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी आया है। जब मैं आपको आईएसएलएम मॉडल पढ़ाऊंगी तो वहां पे मैं आप लोगों को शो कर दूंगी। क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, मैं एक बार स्क्रीन पे लिख देती हूँ, ठीक है। 2021 का क्वेश्चन है, द एमपीसी, दैट इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉर एन इंडिविजुअल facing a real business cycle depends on the nature and persistence of shocks that he faces in the economy. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लायर का एंगल पढ़ा था, मल्टीप्लायर में मैंने एक जगह आपको बताया, दिस इज योर मल्टीप्लायर, ठीक है। तो मल्टीप्लायर वाला मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप, अगर आपको ये पता है ना कीन्स की थ्योरी, तो आप यहाँ से लिंक करके बता सकते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम ऑल्सो। फॉर एडी एग्जाम आप ये क्वेश्चन खुद लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।